हेलो एवरीवन, जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे नेक्स्ट वन शॉट की सीरीज में। इसमें हम आपके लिए लेकर आ गए एक और नया चैप्टर, एक और नया टॉपिक, जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रल में बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल जो एक पार्ट है इंटीग्रेशन का, जो सेकंड पार्ट है डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें सबको प्रॉपर्टीज के बारे में कंफर्म नहीं हो पाता है, वो प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डेफिनेट इंटीग्रल में क्या रह जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो आइए आप सबकी उस प्रॉब्लम को दूर करने और आप सबकी उस परेशानी का सोल्यूशन निकालने हम लेकर आ गए हैं वन शॉट में एक बार क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। और एक बार आपने ये यहां से कंप्लीट किया तो उसके बाद आपको सारी प्रॉब्लम्स खत्म, आपको किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स होता क्या है ये समझने के लिए थोड़ा सा देखते हैं जरा। अगर हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रल्स की, तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई ग्राफ है एक्स एक्सिस का, और ये ग्राफ आपके पास किस चीज का है, वाई एक्सिस का। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का आपके पास कोई ग्राफ है। अब अगर इसी ग्राफ की मैं बात करूं इस तरीके से, एक मान लो एक कर्व जा रहा है, इस कर्व का नाम दिया मैंने y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी y कह लो या एफ एक्स कह लो। तो आपका x एक्सिस और y एक्सिस पर क्या है, एफ एक्स नाम का एक कर्व जा रहा है। अगर इस एफ एक्स नाम के कर्व की मैं बात करूं, इस कर्व के ऊपर मैं कोई भी दो पॉइंट ले सकता हूं। तो मैंने कर्व के ऊपर दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया। इन दोनों पॉइंटों को मैंने एक्स एक्सिस की तरफ खींचा। तो जब मैं इन दोनों पॉइंटों को एक्स एक्सिस की तरफ खींचूंगा तो एक यहां के टच होगा, और ऐसे ही अगर मैं इसे नीचे लेके जाऊंगा तो सपोज ये यहां आके टच हुआ। तो जहां ये एक्स एक्सिस पे टच हुए, मैंने मान लिया यहां पे एक एक्स की वैल्यू ए थी और यहां पे एक्स की वैल्यू बी। तो मैंने एक वैल्यू ए मान ली और एक वैल्यू बी। और मान लीजिए आपको इस पार्ट का, इस पर्टिकुलर पार्ट का, इस पर्टिकुलर पार्ट का पता करना है कि यहां पे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। यानी अगर आपको इस पर्टिकुलर पार्ट का इंटीग्रेशन करना है, अगर आपको किसी फंक्शन में या किसी कर्व में कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा चाहिए और सिर्फ उस पर्टिकुलर हिस्से का आंसर आप देखना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर हिस्से को आप पता करना चाहते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। यानी डेफिनेट इंटीग्रल एक तरीका है जिससे हम किसी भी फंक्शन के पर्टिकुलर पार्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आपको इस कर्व को इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक कर रहे हैं आप, ए पॉइंट से कहां तक, बी पॉइंट तक। किस कर्व का कर रहे हैं, एफ एक्स कर्व का। और एफ एक्स कर्व का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आप यहां साथ में क्या लेके चलेंगे, स्मॉल डी एक्स, क्योंकि आप फंक्शन एफ को किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल डी एक्स। और इसी को कहा जाता है, इसी तरीके से कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इसी फॉर्म से क्या बनता है आपका, इसी फॉर्म पे बनता है डेफिनेट इंटीग्रल। अगर मैं इस डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ और बातें करूं, तो जरा अगर आप यहां ध्यान से देखें तो नीचे आपकी एक लिमिट लग गई, नीचे आपकी ए नाम की क्या लग गई, लिमिट। इसे बोला जाता है लोअर लिमिट। क्या बोला जाता है इसे, लोअर लिमिट। ऊपर एक बी नाम की लिमिट लग गई, इसे बोला जाता है अपर लिमिट। क्या बोला जाता है इसे, अपर लिमिट। इसे सॉल्व करने का सिंपल तरीका है इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी लिमिट सॉल्व करने का क्या तरीका बना है,
तो लिमिट सॉल्व करने का तरीका बना हुआ है, इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट में से आप माइनस कर सकते हैं किसको, लोअर लिमिट को। तो अगर आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर लेते हैं तो आपकी क्या सॉल्व हो जाएगी, लिमिट। तो यानी ये काम आपको करना कैसे है, आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का इंटीग्रेट करना है, उस पर्टिकुलर एरिया को इंटीग्रेट करने के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया पे पता लगाने के लिए आपको उस पर क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट। जैसे आपको कहां से कहां जाना था, ए से बी तक का एरिया चाहिए था, तो आपने लिमिट लगा ली ए से बी। तो ए से बी नाम की जब आपने लिमिट लगा ली, ए से बी नाम की लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपने इसको पर्टिकुलर कर दिया कि भाई मुझे यहां से यहां तक की ही बात करनी है, ना मुझे उससे आगे जाना है, ना मुझे उसके अलावा किसी और हिस्से का इंटीग्रेशन नहीं चाहिए। तो उतने पर्टिकुलर हिस्से का हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और इसी को हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके डेफिनेट इंटीग्रल के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए डेफिनेट इंटीग्रल का कोई एक आध क्वेश्चन लेके देखते हैं जरा कि डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन आखिरकार कैसे बने हैं। चलो अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 से 3 तक और फंक्शन दिया हुआ है 3x² + 2x। अब आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन 1 से 3 तक 3x² + 2x की, आप लिमिट लगी हुई है इस पे 1 से 3 तक की, लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है वो नॉर्मल होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल। तो यानी आप पहले से इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेट कैसे करते थे, तो इंटीग्रेट करने का तरीका आपको पता होगा, 3 को छोड़ दो, x² का इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो यहां हो जाएगा x⁻³ ये आपको पहले से पता होगा। 2, अगर मैं x का इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां पे x⁻1 है, अगर x⁻1 है तो यहां एक और पावर बढ़ जाएगी, तो एक और पावर बढ़ने के बाद यहां पे क्या हो जाएगा, x²/2। अब यहां क्योंकि हम डेफिनेट पढ़ रहे हैं तो डेफिनेट में +c लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि यहां पर्टिकुलर आंसर आता है, यानी फिक्स आंसर आता है कि ये यही होगा, ठीक है, इसीलिए यहां पे कोई c लगाने की या पर्टिकुलर कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर इतना कर लिया तो इसके बाद आप इस पे लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। पर लिमिट क्या है, 3 है, लोअर लिमिट क्या है, 1 है। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां पे बचा x³ + x² और लिमिट है 3 से 1। एक बार अपर लिमिट पूरी की पूरी पुट करो, यानी जितना भी पूरा का पूरा फंक्शन है x³ + x², सब में x की जगह एक बार क्या पुट कर लो, 3 अपर लिमिट पुट कर लो। तो जब आप सब में एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करने का मतलब यहां हो जाएगा 3³ + 3² पहले सब जगह 3 रख दिया, अपर लिमिट माइनस, अब पुट होती है लोअर लिमिट, अब सब जगह लोअर लिमिट रख दो, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो 1³ + 1²। ऐसे आप सॉल्व करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जो भी पूरा का पूरा कर्व या फंक्शन आपको दिया हुआ है उसमें सबसे पहले क्या रख दो, सबसे पहले अपर लिमिट रख दो माइनस, फिर उसमें लोअर लिमिट रख दो और उसे सॉल्व कर लो। तो 3 का क्यूब की अगर बात करें तो 3 का क्यूब होता है 27, फिर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का क्यूब 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 27 + 9 अगर आप करेंगे तो 27 + 9 कितने हो जाते हैं आप बताएं जरा, ठीक है, तो ये हो जाते हैं 36। 27 + 9 कितने हो गए, 36, और 1 + 1 2, तो 36 - 2 करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 34, क्या आ जाएगा, 34। इस तरीके से आप पर्टिकुलर आंसर निकाल लेते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर पर्टिकुलर आता है, ठीक है, फिक्स आंसर आता है कि जो आंसर आपका होगा, होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा, उसके अलावा आपका कोई और आंसर नहीं होगा। तो यहां आपको इसीलिए सी की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से आप किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह बात समझ आई होगी कि डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। चलिए और क्वेश्चंस लेते हैं जरा। देखो नॉर्मल इंटीग्रेशन है जो वही इंटीग्रेशन है जो आप इंटीग्रेशन कर चुके हैं, ठीक है, कुछ खास अलग नहीं है।
बट आपको हाँ ये जरूर सोचना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो इंटीग्रेशन तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कैसे होता है। चलो अब जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन -1 से 1 e की पावर x dx। तो मतलब यहां पे इंटीग्रेशन किसका करा रहा है, e की पावर x का, उसकी लोअर लिमिट -1 लगाई है और अपर लिमिट +1। तो लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट +1 के साथ आपको e की पावर x का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो चलिए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी से बताइएगा भाई। हाँ भाई, e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो जी e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, क्योंकि e की पावर x इकलौता ऐसा फंक्शन है ना तो जिसका डिफरेंशिएशन चेंज हो सकता है ना ही जिसका इंटीग्रेशन। तो यहां से बात बिल्कुल क्लियर है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x होगा। अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट -1 है। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह एक बार 1 रख देंगे, अपर लिमिट माइनस, एक बार x की जगह -1 रख देंगे, लोअर लिमिट। अब क्योंकि e की पावर -1 है तो नीचे जाके प्लस हो सकती है, अगर ऊपर पावर नेगेटिव की होती है तो वो 1 के अपॉन में जाके पॉजिटिव हो जाती है। तो यहां हो जाएगा ये 1 अपॉन ई। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ई स्क्वायर -1 अपॉन ई। ये आपका आंसर हो e² - 1 अपॉन ई, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपका e की पावर 2 - 1 अपॉन ई आंसर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमें e की वैल्यू पता है बट आपको उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इतना करके भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स यूज करते हैं। तो मैं आपको लिमिट्स यूज करना सिखा रहा हूं, ठीक है, कि कैसे आप लिमिट्स को यूज कर सकते हैं। तो आप जरा इस बात पे गौर करिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लिया जैसे, ठीक है, ये भी आपका डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लिमिट लगी है 0 से 1। तो अगर 0 से 1 की लिमिट लगी है तो देखो जी, 0 से 1, नीचे है 1 + x², 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में 6 स्पेशल फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है। मैंने ही आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या पढ़ाए हैं, 6 स्पेशल फॉर्मूले। अब उन 6 स्पेशल फॉर्मूले की बात करें तो 1/a² + x² उनमें से एक है। तो यहां उन्हीं एक फॉर्म उसी फॉर्मूले को लगाएंगे, 1/a² + x²। तो 1/a² + x², बताओ भाई जल्दी, खिलाड़ियों बताओ। अरे मुझे पता है तुम नालायक हो, ठीक है। 1/a² + x² कह लो या फिर 1/x² + a² कह लो, उसका होता है tan 1 x/a। अब सी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बार बार सी का काम नहीं चलता। इंटीग्रेशन हो गया तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट ले लो, एक बार अपर लिमिट पुट कर दो पूरी की पूरी, tan 1 x की जगह 1 आ जाएगा, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो पूरी की पूरी, tan 1 0। अब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी सिखाई है, ये बताया है कि tan 1 की प्रिंसिपल वैल्यू आप कैसे कर सकते हो। तो वहां से जब tan 1 की प्रिंसिपल वैल्यू, चलो जिसको याद नहीं है मैं बता देता हूं दोबारा से। तो 1 जो है ना, 1 tan π/4 की वैल्यू है, 1 किसकी वैल्यू है, tan π/4 की। उसी तरीके से अगर यहां देखें तो जो 0 है वो tan 0 की वैल्यू है। तो मतलब आपने क्या है, 1 की जगह क्या लिख लिया, tan π/4, क्यों, क्योंकि 1 जो है tan π/4 की ही वैल्यू है। उसी तरीके से 0 की जगह क्या रख लिया, tan 0, क्योंकि जो 0 है वो भी tan 0 की ही वैल्यू है। अब tan 1 से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा, π/4 -0। तो π/4 - 0 ही क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो π/4 ही आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी अगर आपको उसे सॉल्व करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को करना है, तो आप इस तरीके से उसे डील कर सकते हैं और इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप इतनी बातें ठीक है, ठीक है, इतनी बातें क्लियर रही होंगी आपको कि आप कैसे कर सकते हैं और कैसे नहीं। चलिएगा, तो अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो चलिए आगे चलते हैं।
और डेफिनेट इंटीग्रेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, वो आता है इसकी प्रॉपर्टीज का। क्या पार्ट आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी प्रॉपर्टीज। अगर आपको इन पर कमांड है, अगर आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, इन प्रॉपर्टीज को करना आता है, ठीक है, तो सिंपल बात यह है कि आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है इनकी प्रॉपर्टीज। और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी का जरूर आने वाला है, ये तो 100% तय है। 1 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन कंपलसरीली 3 मार्क्स में तो एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो जब आपको पता है कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको यहां से आने वाला है, तो क्यों ना इसे सबसे मजबूत कर लिया जाए। आइए सबसे मजबूत कर लेंगे, ऐसा करेंगे कि कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। एक होती है प्रॉपर्टी नंबर 0 P0। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 0 क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 0 कहती है कि अगर आप ए से लेके बी तक की लिमिट लगाकर किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप ए से लेके बी तक की आप लिमिट लगा रहे हैं किसी फंक्शन एफ एक्स और उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं एक्स फंक्शन कैन बी चेंज्ड, एक्स को चेंज किया जा सकता है बिना लिमिट को चेंज किए। आप फंक्शन एक्स को किसी अनदर वेरिएबल टी में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी कहती है। पहली प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर आप पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी भी एक्स में किसी का इंटीग्रेशन किस में कर रहे हैं, एक्स में, तो आप उसका इंटीग्रेशन टी लेकर भी कर सकते हैं, टी में भी कर सकते हैं बिना लिमिट को चेंज किए। जरा इसे मैं एक्सप्लेन करता हूं आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो ये कहना ये चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन है 0 से 1 तक का, एक कर्व है आपके पास एक्स डीएक्स, एक कर्व है आपके पास, चाहे एक्स नहीं, चलो एक्स स्क्वायर ले लो। आपके पास एक कर्व है एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगर आप इसे इंटीग्रेट करें, सपोज अगर आप बाई चांस इसे क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने का मतलब है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ बाई 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ बाई 3। अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 0 1/3। ठीक है, यानी सॉल्व करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेके तो क्या बनेगा 1/3। अगर सेम क्वेश्चन में एक्स में लू या इस एक्स को लेट कर लू टी, सब्स्टिट्यूट कर लू किससे, टी से। अगर मैं इस एक्स को यहां पे देख लेते हैं, लेट मैंने एक्स को क्या मान लिया, टी। एक्स को क्या मान लिया, टी। तो सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के। तो मतलब जहां x है वहां t रख सकता हूं, जहां dx है वहां dt। तो ये हो जाएगा 0 से 1, जहां x है वहां t हो जाएगा और जहां dx है वहां dt। तो क्वेश्चन बनेगा 0 से 1 t² dt। तो अब आप इसे अगर इंटीग्रेट करोगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1/3। तो क्वेश्चन यही कह रहा है, चाहे आप किसी क्वेश्चन को x में इंटीग्रेट कर लो, चाहे उस क्वेश्चन को t में इंटीग्रेट कर लो, हमेशा उनका आंसर क्या रहते हैं, इक्वल। हमेशा वो दोनों का आपस में क्या रहते हैं, इक्वल। और लिमिट भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे केस में आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी P0। P0 सिंपल है, ठीक है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। P0 में बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अब वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चल, अगर प्रॉपर्टी P0 आपने पढ़ ली, तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी P1 की। P1 क्या कहती है,
तो P1 कहती है कि अगर आप a से लेके b तक किसी फंक्शन एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप a से लेके b तक किसी फंक्शन एफ एक्स यानी किसी भी वैल्यू को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, जो भी है जिसे भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप अगर इसकी लिमिट चेंज करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि a से b जा रहा है तो क्वेश्चन कहां हो जाए, b से a हो जाए, यानी अगर आप लिमिट चेंज करते हैं तो हमेशा माइनस बाहर लगा देते हैं। तो मतलब ये प्रॉपर्टी है लिमिट चेंज करने का तरीका, या कह सकते हैं माइनस हटाने का तरीका, कि अगर आपको कभी भी माइनस दिक्कत दे रहा है या माइनस कहीं आ गया जो आपको नहीं चाहिए, यानी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी नेगेटिव जो है, जो माइनस का साइन है, वो आपको ये मतलब सॉल्यूशन में दिक्कत दे रहा है, जो कि देता है, मैं आपको बताऊंगा किसमें देता है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन है जिसमें माइनस बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, तो आप उस माइनस को हटा सकते हो, बस क्या पलट के, लिमिट पलट के। मतलब क्या है मेरा कहने का, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है -2 से 1 एक्स डी एक्स, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इस माइनस को हटा सकते हो, बस क्या चेंज कर दो, लिमिट, क्योंकि लिमिट चेंज करने पे एक और माइनस आएगा तो वो माइनस इसे क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यानी किसी भी नेगेटिव साइन को हटाया जा सकता है, क्या चेंज करके, लिमिट चेंज करके। बस ये इतना ही सिंपल तो कहती है भाई, P1 प्रॉपर्टी इतनी सिंपल सी तो है ही, इतना सिंपल ही तो कहती है कि क्या, अगर कभी कोई माइनस बाहर आ रहा है या आपको लिमिट चेंज करनी है, तो आप या तो माइनस बाहर निकाल लो, और अगर पहले से कोई माइनस बाहर है तो आप उस माइनस को हटा सकते हो, बस लिमिट्स को क्या कर दो, चेंज कर दो, पलट दो उन्हें, ठीक है, 1 से 2 जा रही थी तो 2 से कहां कर दो 1, 3 से 0 जा रही थी तो 0 से कहां कर दो 3, इस तरीके से आप उसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, प्रॉपर्टी P1 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रॉपर्टी P1 की भी बात यहां पे आई होप क्लियर होंगी। अब इसका इस्तेमाल कहां होता है वो देखते जाइए, जहां जरूरत पड़ेगी लगा लेंगे यार, कोई गड़बड़ है क्या। P1 प्रॉपर्टी भी समझ आई, अब ये भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आती है एक प्रॉपर्टी P2, अब आती है एक प्रॉपर्टी P2। P2 क्या है, चलो जी P2 की भी बात समझते हैं। तो P2 प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, कुछ ज्यादा बड़ा इंटीग्रेशन नहीं कर दिया हमने, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगी हुई है a से c तक एफ एक्स डी एक्स की, लिमिट लगी है a से c तक एफ एक्स डी एक्स की, तो जरा मेरी बात को समझो, लिमिट ध्यान से देखो, तो लिमिट a से कहां तक लगी हुई है, c, a से c तक जो लिमिट लगी हुई है, क्या उसमें बीच में कोई एक पॉइंट आएगा, तो हाँ, बीच में a और c के बीच में क्या पॉइंट आता है, b पॉइंट, यानी यहां इन दोनों लिमिट के बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको प्रॉपर्टी यही समझाना चाहती है कि अगर दो वैल्यू है, ठीक है, लिमिट लगी हुई है और उसके बीच में कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट कर जाता है, तो आप उस पॉइंट को क्या करेंगे, आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हो कि भैया पहले ए से कहां चली जा, बी चली जा, फिर बी पे आराम कर ले, प्लस, फिर बी से कहां चली जा, सी चली जा, आखिरकार तो सी पहुंचना है ना, तो कैसे भी चली जा, तो लिमिट आराम से रेस्ट करके, यानी बीच में ब्रेक लेकर भी जा सकती है, लिमिट को कोई दिक्कत नहीं है, वो बीच में ब्रेक ले सकती है। आप देखो, आप यहां से मान लो भाई बहुत दूर जा रहे हो, उत्तराखंड में कहीं जा रहे हो, पहाड़ों में कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, गाजियाबाद में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप वहां से जाना चाहते हो जी, हमें देहरादून से ऊपर नैनीताल वैनीताल जाना है, जहां भी जाना है, आप क्या एक ही सांस में चले जाते हो, ठीक है, बहुत से लोग होंगे शायद जो एक सांस में चले जाते होंगे, ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे लेडीज है हमारे साथ, तो क्या करते हैं कि हम बीच में कहीं ना कहीं रुकते हैं, खाना पीना खाते हैं, रेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से है कि अगर लिमिट ए से सी जा रही है, ए से बी रुक के बी से सी भी जा सकते हैं, यानी लिमिट कैन बी ब्रेक, लिमिट ब्रेक हो सकती है। और ये इंपॉर्टेंट बन जाती है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपकी क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये यूज होने वाली है किन में, ये यूज होने वाली है एक ही टाइप के क्वेश्चंस में, जिन्हें हम कहते हैं मॉड्यूलस
फंक्शंस। मॉड्यूलस फंक्शंस के क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होने वाली है। मॉड्यूलस के क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 3 का ही प्रॉपर्टी 2 P2 प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉड्यूलस का जहां भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपको इस प्रॉपर्टी को जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप मॉड्यूलस का क्वेश्चन एक ही पूरे कंप्लीट उसमें सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको लिमिट्स क्या करनी पड़ती हैं, ब्रेक करनी पड़ती है। इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे। अब चलो एक बार ऐसा करते हैं, मॉड्यूलस का क्वेश्चन ही ले लेते हैं। अब जब इतनी बातें हो ही गई हैं कि इस प्रॉपर्टी से मॉड्यूलस का क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो क्यों ना एक मॉड्यूलस का कोई क्या ले ले, क्वेश्चन ले ले। कंप्यूटर स्क्रीन जी, मॉड्यूलस का क्वेश्चन लगाया जाए। तो कंप्यूटर स्क्रीन जी ने क्या लगा दिया, मॉड्यूलस का क्वेश्चन लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखो, तो मॉड्यूलस का क्वेश्चन क्या लगा हुआ है, लिमिट है -1 से लेकर कहां तक, 2 तक, और मॉड्यूलस के अंदर है x³ माइनस एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मॉड्यूलस का यही नहीं, मॉड्यूलस के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो मॉड्यूलस का क्वेश्चन छोड़ना तो मतलब है अपने गले में खुद घंटी डालना। अब आप देख लो आप छोड़ना चाहते हो या नहीं। मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं देता, मॉड्यूलस का क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़ना। चलो सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करने के लिए आपको पहले मॉड्यूलस हटाना पड़ेगा। अब मॉड्यूलस हटाने का तरीका क्या है कि जो मॉड्यूलस के अंदर लिखा हुआ है ना x³ माइनस एक्स, आप उसे 0 के बराबर ले लो। उसे किसके बराबर ले लो, 0। और यहां से x की वैल्यू निकालो, तो आप x कॉमन करोगे, x कॉमन करोगे तो बचेगा x² माइनस 1। 1 को मैं 1 का स्क्वायर मान सकता हूं, तो प्रॉपर्टी लग जाएगी a² माइनस b² की, तो एक बार माइनस का 1 और एक बार प्लस का 1। अब एक एक करके कंपेयर करूंगा, x को 0 के साथ कंपेयर करूंगा तो एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x माइनस 1 को करूंगा तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, x की 1। और x प्लस 1 को करूंगा तो एक वैल्यू x की क्या हो जाएगी, -1। अब अगर इतनी ये तीनों वैल्यू आई गई, तो जरा चिड़िया उड़ा लो। सबसे लोवेस्ट क्या है, -1 है, फिर 0 है, और फिर 1 है। वही चिड़िया उड़ा लो। ऐसे करके उड़ा लो। आपने सीखा, ठीक है, आपको बताया गया राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, साइन चेंज नेगेटिव, साइन चेंज पॉजिटिव, साइन चेंज नेगेटिव। यानी मुझे ये पता चला कि मुझे यहां पे अगर मॉड्यूलस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मॉड्यूलस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे लिमिट अगर 1 से ऊपर जाएगी तो वो फंक्शन कैसा रहेगा, पॉजिटिव का। जब लिमिट 0 से 1 के बीच रहेगी तो फंक्शन कैसा रहेगा, माइनस का। जब लिमिट -1 से 0 के बीच रहेगी तो फंक्शन कैसा रहेगा, प्लस का। अब देखते हैं लिमिट की शुरुआत कहां से है। तो लिमिट की शुरुआत -1 से है, यानी इस पॉइंट से है। -1 से चल के वो पहला ब्रेक कहां लेगा, 0 पर। देखो ये रहा ना -1, तो -1 से जब वो चला तो चलने के बाद उसने पहला ब्रेक कहां पर लिया, 0 पर। पहला ब्रेक कहां पर लिया, 0 पर। तो -1 से जब पहला ब्रेक 0 पर लिया, तो हमें भी फंक्शन को अब यहां इंटीग्रेशन चालू करते हैं। -1 से ये रहा भाई, लिमिट ब्रेक हो गई 0 पर, और -1 से 0 पर कैसा रहा, प्लस का। तो -1 से 0 पर ये जो x³ माइनस एक्स है, ये प्लस का रहा। कैसा रहा ये, प्लस का। फिर 0 से कहां तक कहां पे जाकर रुका, 1 पे। तो फिर 0 से चला और 0 से चलने के बाद कहां जाके रुका, 1 पे। तो मतलब क्वेश्चन क्या है कि 0 से चला और चल के वापस कहां पे रुका, 1 पे। लेकिन 0 से 1 जाने के बीच कैसा रहा, माइनस का। तो मतलब यहां मुझे ये माइनस का करना पड़ेगा, x³ माइनस एक्स। फिर आ जाओ, फिर 1 से चला और कभी नहीं रुका, लेकिन हमें मैक्सिमम कहां तक जाना है, 2 तक। तो मतलब 1 से चला और कभी नहीं रुका, मतलब 1 से 2 तक अब सीधा चला गया होगा। तो सीधा कहां भेज दो इसे, 1 से 2 तक। अब 1 से 2 तक जब गया तो कैसा था, पॉजिटिव का था। कैसा था, प्लस का। तो प्लस का था तो मतलब फंक्शन प्लस का रहेगा, x³ माइनस एक्स। अब एक ही लिमिट नेगेटिव है, अगर ध्यान से देखा जाए
तो सिर्फ एक ही लिमिट नेगेटिव है। यही बीच वाला पोर्शन है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेगेटिव। क्या मैं इस नेगेटिव को हटाने के लिए लिमिट्स इंटरचेंज कर सकता हूं? P1, ठीक है, तो P1 का इस्तेमाल ऐसी जगहों पे किया जाता है जहां माइनस आ रहा हो और हमें उस माइनस की आवश्यकता नहीं है। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या मैं लिमिट्स इंटरचेंज कर सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी भी नेगेटिव साइन को हटाना चाहते हो तो आप उसकी क्या पलट दो, लिमिट पलट दो, उसका नेगेटिव साइन हट जाएगा। अब इसे अगर आप देखें क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा -1 से 0 एक्स क्यूब माइनस एक्स डीएक्स। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, बस लिमिट 0 से 1 है तो 1 से कहाँ हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये तो पहले से ही प्लस का है, तो इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स क्यूब माइनस एक्स डीएक्स। अब आप इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर 4/4। एक्स का करेंगे एक्स की पावर 2/2। अब यहां पर लिमिट पुट कर लेंगे 0 और लोअर लिमिट -1। सेम इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा 0 1। सेम इंटीग्रेशन होगा क्योंकि एक्स की क्यूब है तो एक्स की पावर 4/4 और एक्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट 1 है। तो क्या अब मेरे खिलाड़ी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं? तो मेरे खिलाड़ियों जल्दी से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लेना और इसे सॉल्व करके देखना कि आखिरकार क्या आपका आंसर बनता है। तो हम अगर इसे करना चाहें, एक बार पूरी की पूरी अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट पुट करने पे पूरा पूरा क्या हो गया, 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट पुट करके बनेगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस अपर लिमिट पुट करेंगे तो 0 है तो सारा का सारा 0 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 रखने पे बनेगा 1/4 माइनस 1/2 प्लस अब 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 16/4 माइनस यहां पे 2 पुट करेंगे तो 4/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2। अब इसे कंप्लीट सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो भी वैल्यू आपकी बने वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से किसी भी मॉड्यूलस के क्वेश्चन को किया जाता है। पहले उसके ब्रेकिंग पॉइंट निकाले जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या जो भी मॉड्यूलस के अंदर है उसे किसके बराबर रख के, 0 के बराबर। अब ये तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया था, इसीलिए ये इतना लेंथी भी है, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा है। वरना अगर आपके जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, वो इतना बड़ा भी हो सकता है। ये भी आया हुआ है, कई बार आया है, ठीक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और फिर पूछा जा सकता है। ये नहीं है कि ये दोबारा पूछा नहीं जा सकता, तो फिर से पूछा जा सकता है। बट आपको एकदम तैयार रहना है, मुस्तैद रहना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमने उसे सॉल्व कर लेना है। तो बात थी प्रॉपर्टी नंबर P3 समझाने की, तो मॉड्यूलस के क्वेश्चन P3 से इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो हमने यहां आपको मॉड्यूलस की बात बताई थी, ब्रेक किए जाते हैं, तो देख लो हमने चिड़िया उड़ाकर ब्रेक करके दिखा दिए कि आखिरकार कैसे वो ब्रेक होते हैं। तो अब इतनी बातें अगर क्लियर है हम P2, तो P3 पे चले। चलो जी भैया P3 पे चलते हैं, जरा देखते हैं P3 क्या कहती है। P3 P3 प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई इंटीग्रेशन ए से बी है, अगर कोई इंटीग्रेशन ए से बी है एफ एक्स डी एक्स नाम का, तो जी प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है, तो जी प्रॉपर्टी 3 कहती है कि अगर कोई इंटीग्रेशन ए से बी जा रहा है, कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट हो रहा है ए से बी तक, तो आप इन दोनों को जोड़कर, दोनों लिमिट्स को जोड़कर एक्स को घटा सकते हो और उस केस में लिमिट भी चेंज नहीं होंगी। अब इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसे समझ लिया तो समझो सब हो गया।
अगर ये समझ आ गई तो समझो डेफिनेट इंटीग्रल का काम आपका हो गया, क्योंकि यही आपकी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसी प्रॉपर्टी का हर क्वेश्चन में इस्तेमाल है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, सिर्फ इस प्रॉपर्टी को लगा लेना, काम हो जाएगा। मॉड्यूलस के क्वेश्चन छोड़कर, यानी कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन छोड़कर, कोई भी क्वेश्चन आपसे दुनिया का कोई भी सवाल डेफिनेट से पूछ ले, तो ये कहना हमें कोई और प्रॉपर्टी नहीं आती, हमें तो एक ही प्रॉपर्टी आती है P3, उसे ही अप्लाई कर देना। उसे अप्लाई अगर एक बार कर दिया तो समझो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसे अप्लाई कैसे करते हैं एक बार समझ लीजिए, वो जरूरी है थोड़ा सा। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहा गया 0 से π/2 तक कोई फंक्शन जा रहा है और फंक्शन है sin x। क्या है फंक्शन? sin x। आप क्या करेंगे भैया, हम अप्लाई करेंगे P3। हमें तो जी एक ही प्रॉपर्टी पड़ी है, कौन सी? P3। अब P3 क्या कहती है, दोनों को जोड़ो और x को घटा दो। तो अगर मैं 0 और π/2 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? π/2। और उसमें से x को माइनस करूंगा तो हो जाएगा π/2 माइनस x। उसके बाद जहां जहां आपको x दिखाई दे, वहां वहां सब जगह π/2 माइनस x कर दो। वहां वहां सब जगह क्या कर दो? π/2 माइनस एक्स। इस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि दोनों को जोड़कर x को घटाओ, और फिर आपको क्वेश्चन में जहां भी x दिखाई दे, जिस जिस पॉइंट पर आपको क्वेश्चन में x दिखाई दे, वहां वहां सब जगह उससे रिप्लेस कर दो जो आपने दोनों लिमिट को जोड़कर x को घटाकर बन रहा है। ठीक है, जैसे मेरा दोनों लिमिट और को जोड़कर और x को घटाकर क्या बन रहा था? π/2 माइनस एक्स। तो हर जगह क्या कर दो? π/2 माइनस एक्स कर दो। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? नहीं आई ना? चलो समझा देंगे, क्या बात हो गई। देखो, समझाने का ही तो काम है। अब समझाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? आ जाइएगा। चलो, ऐसे नहीं आएगा। समझ में आने के लिए कुछ खास स्पेशल चीज करनी पड़ेगी। यहां आ जाओ। ये रही वो खास स्पेशल चीज। 0 से π/2 तक आपको इंटीग्रेट करना है किसको? साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। क्या आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लोगे? जरा ये बताओ मुझे। क्या आप में से कोई ऐसा धुरंधर है, क्या कोई ऐसा खिलाड़ी है जो इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर सकता है बिना प्रॉपर्टी अप्लाई किए? मतलब मेरा कहने का मतलब है बिना प्रॉपर्टी को अप्लाई किए। तो है भैया कोई धुरंधर? चलो, सारी धुरंधरगिरी निकल जाएगी जब करने बैठोगे तो। अब समझो तो फिर हम क्या करें। तो मैंने आपको एक ही प्रॉपर्टी कहा है, मैंने कहा है, सॉरी, मैंने कहा है आपको जो भी दिखाई दे, जो भी क्वेश्चन दिखाई दे, दोनों लिमिट को जोड़ो और x को घटा दो, उस वैल्यू को हर x से रिप्लेस कर दो। तो बात समझ आई? तो मेरे बात समझ आने के बाद भैया मैंने कहा, तो मैंने तो जो सीखा है मैं तो वही करूंगा। क्या कहना है? हमें जो सिखाया गया है हम उसी पर चलेंगे, वही हमारा रास्ता है, हम उसी रास्ते पर चलेंगे। तो चलो जी, मेरी इतनी भी बात क्लियर हुई। तो अगर इतनी बात क्लियर हुई, तो लिमिट है 0 से π/2, तो लिमिट तो सेम रहेगी। प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करने का मतलब है 0 में π/2 को ऐड करा, दोनों लिमिट को ऐड करके π/2 बना और उसमें से x घटा दिया। मतलब हर जगह चेंज हो जाएगा साइन क्यूब x, नहीं π/2 माइनस एक्स, हर जगह x को चेंज कर दिया जाएगा किससे? π/2 माइनस एक्स से। तो नीचे भी यही होगा, साइन क्यूब x को चेंज कर दिया π/2 माइनस एक्स से, प्लस कॉस क्यूब x को चेंज कर दिया किससे? π/2 माइनस एक्स से। इस क्वेश्चन को ऐसे थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को आई मान लो, इंटीग्रेशन, तो ये भी आई की वैल्यू होगी। चलो, अब अगर देखें तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस क्यूब एक्स। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो,
हम क्वेश्चन को किस में लेके चले थे? साइन क्यूब में। हम क्वेश्चन को किस में लेके चले थे? साइन क्यूब में। क्वेश्चन किस में आ गया? कॉस क्यूब में। क्या मेरी प्रॉपर्टी 3 लगाने के बाद वैल्यू चेंज हो गई, मेरा फंक्शन बदल गया? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल, देखा तो यही जा रहा है कि आपका फंक्शन बदल गया है। इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, देखने में तो यही दिखाई दे रहा है कि पहले साइन क्यूब में था, अब किस में आ गया? कॉस क्यूब में आ गया। तो अगर आपका प्रॉपर्टी 3 लगाने के बाद फंक्शन बदल जाता है, अगर आपका प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करने के बाद फंक्शन चेंज हो जाता है, तो अगर आपका कभी भी ऐसा करने से फंक्शन चेंज होता है, तब आप क्या करेंगे? उन दोनों को ऐड कर देंगे, जो पहले था और जो अब बदल के आ गया। और ये यूनिवर्सल काम करना है आपको, यूनिवर्सली आपको यही काम करना है कि प्रॉपर्टी लगाने से अगर आपका फंक्शन चेंज हो जाता है, तो आपको उन दोनों को क्या कर लेना है? ऐड। तो दोनों को ऐड कर लो। तो अगर ऐड करेंगे तो ये भी आई है और ये भी आई है, आई आई कितना हो जाएगा? 2i। आई आई कितना हो जाएगा? 2i। और लिमिट है 0 से π/2 तक की। तो साइन क्यूब वाले में क्या ऐड हो रहा है? कॉस क्यूब वाला। तो ठीक है, साइन क्यूब x अपॉन साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x, और साइन क्यूब वाले में ऐड हो रहा है कॉस क्यूब x अपॉन कॉस क्यूब x प्लस साइन क्यूब x। और साथ में dx। और साथ में क्या चल रहा है? dx। ठीक है, इस इतना हो गया। अब दोनों का अगर बेस सेम है, अब अगर दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू सीधी सीधी ऐड हो जाएंगी। तो दोनों का अगर बेस सेम है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स सॉरी, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। और नीचे भी सेम बन रहा है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, यही बन रहा है। बेस सेम था क्योंकि इनके एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने में बेस सेम था, तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट क्या हो गई? ऐड। अब ऊपर नीचे सेम बन गया, ऊपर नीचे सेम बन गया, तो क्या बचा कट के? 1 बचा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। x पे अपर लिमिट π/2 है और लोअर लिमिट 0 है। इसे सॉल्व करोगे तो 2i की वैल्यू π/2 आएगी। 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई से जब डिवाइड में जाएगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/4। ये आपको इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ गया आपका? π/4। यानी काम क्या है? ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, तो आपको थोड़ा तो लंबा पड़ेगा ही, ठीक है, बट ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने क्या अप्लाई करनी है? प्रॉपर्टी 3। और प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करने के बाद अगर फंक्शन क्या हो जाता है? चेंज। तो फंक्शन चेंज हो जाता है तो आपको दोनों फंक्शंस को क्या कर देना है? ऐड कर लेना है। दोनों फंक्शंस को क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। तो दोनों फंक्शंस को ऐड कर लेना है सिंपली। और ये फिक्स है कि अगर आप उन दोनों को ऐड कर लेते हो तो हमेशा वो दोनों ऐड होने के बाद क्या बनाएंगे? 1 बनाएंगे। और 1 बनाकर आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को अप्लाई कर प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कैसे करेंगे? तो बिल्कुल इस तरीके से करेंगे, हमेशा क्या अप्लाई करके? प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करके। आई होप आपको समझ आया होगा प्रॉपर्टी 3 का क्वेश्चन किस तरीके से होगा। तो प्रॉपर्टी 3 का इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब हर क्वेश्चन ही हम प्रॉपर्टी 3 से करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो आप टेंशन काहे लेते हो? हम हर क्वेश्चन को ही किससे करेंगे? प्रॉपर्टी 3 से। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी 3 बताई थी। चलो जरा कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई और क्वेश्चन है क्या? चलो देखेंगे अभी आराम से, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं क्योंकि आगे चल के और प्रॉपर्टीज भी अप्लाई हो रही है। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज भी अप्लाई हो रही है, उन्हें देखेंगे। चलो, प्रॉपर्टी अगर आपने P3 पढ़ ली, तो चलो P4 पे चलते हैं। अब मैं आपको सारी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं जो आपको पढ़नी चाहिए। सारी दी होती है, सारी पढ़नी जरूरी नहीं होती। आप बस वो पढ़ो जो आपको पढ़ाया जाएगा बेहतरीन करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना रहे। चलो जी, फिर एक प्रॉपर्टी क्या आती है? तो जी फिर एक प्रॉपर्टी आती है जी, हमने तो कुछ ऐसे देखी थी कि जी अगर 0 से 2a हो जाए तो बताना जी क्या हो जाता है।
अगर लिमिट क्या हो जाए 0 से 2a, लिमिट क्या हो जाए 0 से 2a, तो पूछा जा रहा है बताना तब क्या होता है जी। हमने कहा जी चलो ये भी पूछ लो हमसे, क्या दिक्कत है जी। अगर लिमिट 0 से 2a हो जाती है, अगर लिमिट 0 से क्या हो जाती है 2a, तो काम तो वही है, दोनों लिमिट को जोड़ो, दोनों लिमिट को जोड़ो और x को घटा दो। तो 0 और 2a को ऐड करूंगा तो क्या बनेंगे 2a, उसमें से x को घटाऊंगा तो हो गए 2a माइनस एक्स। वही फंक्शन में करना है 2a माइनस एक्स। लेकिन इसे करने के बाद ना दो रास्ते बन जाते हैं, इसे करने के बाद रास्ते क्या बन जाते हैं दो, यहां से दो रास्ते ओपन हो जाते हैं। कितने रास्ते ओपन हो जाते हैं तो पहला रास्ता क्या है कि अगर f2a माइनस एक्स पॉजिटिव का निकला, कैसा निकला पॉजिटिव का, कैसा निकला पॉजिटिव का। अगर ऐसा करने पे f2a माइनस एक्स फंक्शन कैसा निकला पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव निकला तो हम क्या कर सकते हैं, हम 2 बाहर लेके लिमिट आधी कर सकते हैं, 2a से लिमिट को क्या कर सकते हैं a। तो हम क्या कर सकते हैं 2 बाहर लगाकर लिमिट को आधी कर सकते हैं। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव निकली, अगर ये वैल्यू क्या निकली नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव निकली उस केस में सीधा उस इंटीग्रेशन को क्या कर देंगे जीरो। अगर नेगेटिव निकलती है तो सीधा उस केस में उस केस में नहीं, उस केस में उस इंटीग्रेशन को सीधा का सीधा क्या कर देंगे जीरो। और अगर इंटीग्रेशन जीरो हो गया तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करके अगर फंक्शन पॉजिटिव बनता है तो उसे ब्रेक किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है। और अगर प्रॉपर्टी थ्योरी अप्लाई करके फंक्शन नेगेटिव बनता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है जीरो, उसका आंसर क्या हो जाता है जीरो। ठीक है, अब यहां पॉजिटिव तो आप कहोगे पिछली बार भी बन रहा था, लेकिन पॉजिटिव सेम बनना चाहिए, एफ एक्स डीएक्स है तो एफ एक्स डीएक्स ही बनना चाहिए, वापस फंक्शन क्या होना चाहिए सेम। अगर फंक्शन वापस सेम नहीं हो रहा, ठीक है उसमें सेम नहीं था, तो सेम नहीं हो रहा तब आपको वो दोनों क्या करने पड़ेंगे ऐड। और अगर वो सेम हो जाता है वापस से एफ एक्स डीएक्स बन जाता है तब आपको उन्हें ऐड करने की जरूरत नहीं है, तब आप उनकी लिमिट्स ब्रेक कर देंगे। सिंपल, सिंपल तो बात है। ठीक है, इस तरीके से आप इस वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। चिंता ना करो, टेंशन ना लो, टेंशन डोंट टेक टेंशन। चलो जी P5 समझा दो जी हमें, P5 समझा देते हैं जी। चलो एक और प्रॉपर्टी समझा देते हैं जी। अगर लिमिट माइनस ए से ए है, अब हर क्वेश्चन में पता है क्या कर रहा है, हर क्वेश्चन में आपको लिमिट चेंज करके दिखा रहा है, हर क्वेश्चन में लिमिट चेंज कर रहा है ताकि आपको पता हो कि अगर किसी भी तरीके की लिमिट आएंगी तो आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो। बस इसीलिए हर बार वो क्या चेंज करके दिखा रहा है, बार बार आपको लिमिट, हर बार लिमिट बदल देता है और सोचता है कि कुछ नया हो जाएगा, सोचता है कुछ नया होगा, तो नया कुछ भी नहीं होगा। वही प्रॉपर्टी 3 अप्लाई होगी, क्या दोनों को जोड़ो और किसको घटा दो एक्स को, तो माइनस ए और ए को जोड़ोगे तो ये बनेगा जीरो, और जीरो में से एक्स को घटाओगे तो बनेगा माइनस का एक्स। तो बिल्कुल इस प्रॉपर्टी में यही काम करना है, लिमिट सेम रहेंगी, बस यहां क्या पुट हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि दोनों लिमिट को जोड़कर तो जीरो हो रहा है ना, तो दोनों लिमिट को जोड़कर अगर जीरो हो रहा है तो यहां पे क्या पुट हो जाएगा माइनस का एक्स। फिर से इसके भी दो ही टुकड़े हैं। ऐसा करने पे अगर फंक्शन पॉजिटिव बनता है तो हम उसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 बाहर लेके लिमिट को जीरो से ए कर देंगे जैसे पिछले में जीरो से ए कर दिया था। और फिर से कहानी यही है कि अगर नेगेटिव का बनता है तो सीधा इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो, सीधा इंटीग्रेशन की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं जीरो। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर्टी 5 अप्लाई होती है। अब ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, ये एक ही प्रॉपर्टी के टुकड़े हैं, बस बार बार आपको लिमिट चेंज करके ये दिखा रहा है कि अगर लिमिट चेंज हो गई तो आप क्वेश्चन में घबराए ना, काम वही करना, यानी हर लिमिट के लिए आप उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी P3।
अब ये सारी प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक बार और अप्लाई करके देख लेते हैं। चलो हम आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं, इसी वाली को करके दिखा देते हैं, P5 को माइनस ए से ए को। ये देखो क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन है -π/2 से कहां तक, π/2 तक। कहा जा रहा है क्वेश्चन -π/2 से π/2 तक, यानी माइनस ए से ए तक, जो प्रॉपर्टी मैं अभी बोल रहा था। अब ये माइनस ए से ए तक जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है अप्लाइंग बाई अप्लाइंग प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का नाम लिखना ही छोड़ दो, आप लिखो बाई अप्लाइंग प्रॉपर्टी। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी हमने एक ही पढ़ी है, दोनों को जोड़ो, तो -π/2 और π/2 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 0। और उसमें से x को घटाओगे तो बनेगा -x। तो 0 में से x को घटाओगे तो क्या बनेगा, -x। तो मैंने कहा जी प्रॉपर्टी तो एक ही पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कि लिमिट सेम रहेंगी, बस जहां जहां x है वहां -x आएगा। तो जहां x था वहां क्या आ गया, -x। अब हम जानते हैं साइन के अंदर माइनस होता है, और पावर भी क्योंकि ऑड है, तो साइन के अंदर जो माइनस है वो माइनस कहां जाएगा, बाहर। वो माइनस कहां जाएगा, बाहर। अब मेरी बात को जरा गौर कीजिए, गौर फरमाइए कि आपका क्वेश्चन हुआ क्या, प्रॉपर्टी अप्लाई करने से क्वेश्चन तो सेम हो गया, बट क्या बाहर आ गया, माइनस। अभी मैंने बताया था कि अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करने से फंक्शन के दो टुकड़े होते हैं, या तो फंक्शन पॉजिटिव का बन जाए या नेगेटिव का। अब नेगेटिव का बन जाता है तो सीधा उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अब ये नेगेटिव बन गया तो इसका मतलब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 0। और इसका इंटीग्रेशन खत्म। क्यों, क्योंकि इसके बाहर क्या आ गया, माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो सीधा इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 0। इस क्वेश्चन को आपको एक नंबर में दे सकता है। एक नंबर में अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है तो कोशिश है कि मैक्सिमम उसका आंसर क्या रहेगा, 0। मैक्सिमम टाइम उसका आंसर क्या रहेगा, 0। क्योंकि प्रॉपर्टी का इतना कोई छोटा क्वेश्चन है ही नहीं, और जो है वो वही है कि जिसका इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी की वजह से सीधा क्या हो जाए, 0। जिसका इंटीग्रेशन सीधा प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जाए, 0, वही उसमें सबसे छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको अब समझ आया होगा कि प्रॉपर्टी हमें एक ही अप्लाई करनी है, बस देखना है उस प्रॉपर्टी के बाद हो क्या रहा है। जो उस प्रॉपर्टी के बाद हो रहा है उससे हमें आगे चलना है फिर। ठीक है, वो सोचना है कि क्या हुआ और उसके हिसाब से हमें आगे चलना है। चलो अब और देख लेते हैं जरा कोई क्वेश्चन। हाँ, यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, दिल का तोहफा हम तुम्हें देने आए हैं। तुम्हें नहीं, उसे। वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग है। आ जाओ, चलो भाई खिलाड़ियों, हमने तो एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई सीखी है, हमने तो एक ही चीज सीखी है, बाई अप्लाइंग प्रॉपर्टी। हाँ जी, हमने तो भैया एक ही चीज सीखी है कि सीधा क्या अप्लाई कर दो, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे होगी, दोनों को जोड़ो और किसको घटा दो, एक्स को। तो 0 + 2π को 2π, 2π में से x घटाएंगे तो 2π माइनस एक्स। तो जहां भी अब x दिखाई देगा वहां क्या पुट कर लेना है, 2π माइनस एक्स। तो x कहां दिखाई दिया, यहां दिखाई दिया साइन के साथ, तो यहां साइन x था तो अब हो जाएगा 2π माइनस एक्स। अब साइन को क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज कर लो, तो साइन को अगर क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करते हैं तो ये हो गया 1 + e⁻ माइनस साइन एक्स। फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा था ना तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का है तो 1 के अपॉन में आके प्लस का हो जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, 1 के अपॉन में आके e⁻ साइन एक्स प्लस का हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हम यहां तक आ जाएंगे, 0 से 2π। एलसीएम लेके मैं बता रहा हूं आप कहां पहुंचोगे, तो आप यहां पहुंचोगे e⁻ साइन एक्स ओवर 1 + e⁻ साइन एक्स।
अब ये इंटीग्रेशन मान के चलो ये आई की वैल्यू थी, और यहां भी मान के चलो ये किसकी वैल्यू थी, आई की। अब अगर आप देखो, मैंने आपको सिखाया, आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व किया, सॉल्व करके क्वेश्चन बदल गया। क्या बदल गया, क्वेश्चन। तो मैंने कहा है जब भी आपका क्वेश्चन बदल जाए तो इसे फर्स्ट मान लो और इसे क्या मान लो, सेकंड, और दोनों को ऐड करो। जब भी आपका क्वेश्चन बदल जाए तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, यहां तो जो था वो ही बदल गया। ऊपर वन था और अब ऊपर क्या हो गया, ई की पावर साइन एक्स। तो मैंने आपको कहा है जैसे ही बदल जाए, बदलते ही दोनों को आपस में क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो आई और आई ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2i, और इधर ऐड हो जाएगा 0 2 पाई, 0 से कहां तक, 2 पाई तक। क्या, 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और प्लस होगा ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। और यहां पे क्या चल रहा है साथ ही साथ, तो साथ ही साथ चल रहा है dx। अब अगर आप इन दोनों को अप्लाई प्लस करते हो, ऐड करते हो, तो दोनों का बेस सेम है। बेस सेम होने की वजह से ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी। ऊपर वाली वैल्यू ऐड होगी, ऊपर वाली वैल्यू ऐड होकर बन रही है 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और नीचे भी बन रहा है 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, और साथ में dx। कट गए। मैंने हमेशा कहा ऐड होने के बाद ये सेम बनेंगे, सेम बन के कट गए। कट के क्या बना, 1। अब उस 1 का इंटीग्रेशन कर लेना, x होता है, अपर लिमिट 2 पाई, लोअर लिमिट 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2 पाई आएगा, 2 से 2 काट दो, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई। यही आपके इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। तो मैंने एक ही तो चीज बताई है आपको कि कैसे आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो बस इतना सिंपल ही तो समझना है कि प्रॉपर्टी इस तरीके से नॉर्मली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉर्मल है ये तो, ठीक है, इसमें इतनी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको इतनी बातें समझ आई होंगी। अब अगर आपको ये सारी बातें समझ आई हैं, ठीक है, तो जरा देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो, अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन इक्वल्स टू 0 से पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमें तो एक ही चीज पता है कि क्या अप्लाई कर लो, प्रॉपर्टी। क्या अप्लाई कर लो, प्रॉपर्टी। लेकिन एक चीज याद रखना, जिसमें यहां x आ जाता है ना, ठीक है, टिग्नोमेट्री के साथ में क्या आ जाता है, x, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन में से एक हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे, कैसे हो जाता है भाई, चलो समझते हैं। तो अप्लाई कर लो प्रॉपर्टी, बाई अप्लाइंग प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो क्या अप्लाई कर लेते हैं, प्रॉपर्टी। बिल्कुल कर लेते हैं जी। जी प्रॉपर्टी तो हमने एक ही पढ़ी है, दोनों को जोड़ो और x को घटा दो, और वहां वहां रख दो जहां जहां x है। तो भैया चलो जी, जब हम सब ने एक ही चीज पढ़ी है तो वही कर लेते हैं। तो जी हमने यही काम करा, दोनों को जोड़ा और वहां वहां रख दिया जहां जहां x है। तो यहां रख दिया x की जगह, यहां रख दिया टेन पाई बाई पाई माइनस एक्स, यहां रख दिया sec पाई माइनस एक्स, और यहां रख दिया टेन पाई माइनस एक्स। जब आप क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करोगे ना तो ये सारे नेगेटिव बनेंगे। तो नेगेटिव बनने की वजह से माइनस माइनस कॉमन होके कट जाएगा। तो कॉमन होके अगर कट जाएगा तो वैल्यू बचेगी 0 से पाई। फिर जो है टेन एक्स है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या हो जाएगा, अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इतनी कहानी समझ आई, बिल्कुल। एलसीएम ब्रेक कर दो, क्या कर दो, एलसीएम को ब्रेक। अगर आप एलसीएम ब्रेक करते हैं, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 से पाई, ये हो जाएगी पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस
एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। dx। देखो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है तो मैंने बोला ही है। अब अगर आप इस x tan x वाली वैल्यू को देखो तो ये वापस से क्वेश्चन बन गया। ये वापस से क्या बन गया? क्वेश्चन। तो मैं इसकी जगह i रख सकता हूं, और ये माइनस का i जब इधर होगा तो प्लस का i हो जाएगा, तो यहाँ 2i बनेंगे। तो यानी स्पेशल टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बनते। स्पेशल टाइप बनते हैं तब जब उनमें कुछ खास होता है। 0 से पाई, अब ये हो गया पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। प्रॉपर्टी तो मैं पहले ही अप्लाई कर चुका, तो प्रॉपर्टी अप्लाई खैर दोबारा भी कर सकता हूं, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। बट प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें रेशनलाइज कर लो इसे। sec x माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और sec x माइनस टेन एक्स से डिवाइड। रेशनलाइज कर लो। तो रेशनलाइज करते हैं तो पाई कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा। 0 से पाई, यहां टेन एक्स के साथ आ जाएगा sec x माइनस टेन एक्स, और नीचे बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन होता है, ठीक है। तो sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो वन होती है, तो ये पाई 0 से पाई, टेन एक्स अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sec एक्स टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं वन माइनस सेक स्क्वायर एक्स, या sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, क्या लिख सकता हूं बताओ भाई? तो लिखा जा सकता है sec स्क्वायर एक्स माइनस वन। 0 से पाई, तो ये तो sec एक्स टेन एक्स ही रहेगा। इसे लिखा जा सकता है sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, लेकिन वो माइनस बाहर होने की वजह से वो प्लस वन हो जाएगा। अब आप इन सब का इंटीग्रेशन कर दो। अब कर सकते हैं इंटीग्रेशन। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x माइनस sec स्क्वायर x है, यहाँ पे tan x हो जाएगा, और वन का x। अब है अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0। अब इसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेके सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आपकी बनेगी वही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे की कहानी आप कर सकते हैं, बस आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करनी है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व करके, ठीक है, आपका आंसर बन जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको 100% ये ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, कैसा कि उसमें बाहर क्या है? एक्स है, ट्रिग्नोमेट्री के बाहर क्या है? उस पे एक्स है, उस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, और ये आपको 100% आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट कि बस बताया नहीं जा सकता, ठीक है, पेपर में आ जाएगा। ठीक है, ये बताया नहीं जा सकता बट पेपर में आ जाएगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो आपको इसे 100% करके जाना है। उसी तरीके से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द स्पेशल टाइप में से एक है। ठीक है यार, आपको बताइए यार, स्पेशल कहां इतने मिलते हैं? तो अब बोर्ड को कोई चीज स्पेशल मिलती है तो वो उठा के क्वेश्चन में डाल देती है। अब इसकी उसकी स्पेशल बात मैंने एक्स बताई थी, इसकी स्पेशल बात, इसकी स्पेशल बात है अपॉन में साइन 2x। क्या होना अपॉन में साइन 2x? जिस भी क्वेश्चन के अपॉन में साइन 2x दिखाई दे जाए, समझ जाओ स्पेशल। वो इसी टाइप के स्पेशल को रिप्रेजेंट करता है। इसकी स्पेशल बात है कि इसके अपॉन में क्या है? साइन 2x। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैंने क्या करा, मैंने सब्स्टिट्यूशन की सोची, और सब्स्टिट्यूशन की सोच करके मैंने क्या माना? वाई मान। किसको? ऊपर वाले को। नहीं, ऐसी वैल्यू को जो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन बना दे। तो मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को वाई मान लिया।
इसके नेगेटिव को, ऊपर वाले के नेगेटिव को। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव था तो मैंने ऊपर नेगेटिव लेकर उसको क्या मान लिया, y, ताकि ऊपर वाला बना सकूं मैं। जैसे क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा ना, जो ऊपर है। इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स को क्या पुट कर सकता हूं मैं, इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स को मैं dy पुट कर सकता हूं। क्या पुट कर सकता हूं मैं, dy। चलो जी, रख लिया dy। तो इस वक्त ऊपर वन हो गया, वन हो गया। चलो, अब लिमिट पुट करने के लिए एक बार यहां जीरो रख दो, साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन होता है तो माइनस वन हो जाएगा। चलो जी, माइनस वन हो गई। और y में लिमिट लगाने के लिए पाई बाय फोर रख दो, तो साइन पाई बाय फोर ये जीरो हो जाएगा। देखो, आपको y में अगर लिमिट चाहिए तो बस x की जगह एक बार जीरो रख दो, एक बार पाई बाय फोर, आपको दोनों लिमिट मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन को समझो, इसे उठा के लाओ और इसकी कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या कर दो, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब ये तो वन होता है, वाई स्क्वायर। अब टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स। तो जरा यहां से साइन टू एक्स की वैल्यू निकालना, इसे इधर ले जाओ, वाई स्क्वायर को इधर ले जाओ, तो साइन टू एक्स की वैल्यू आ गई वन माइनस वाई स्क्वायर। साइन टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस वाई स्क्वायर। अब वो साइन टू एक्स की जगह रख दो। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन कुछ ये आ जाएगा, माइनस वन से जीरो, वन अपॉन 16 प्लस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो 16 और 9 क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, इन्हें लिख सकता हूं 3y का स्क्वायर। अब बन गया वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो होता है वन बाई टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, और अपर लिमिट जीरो और लोअर लिमिट माइनस वन। और यहां आ जाएगा y का कोफिशिएंट थ्री। मैंने कहा है ना कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, तो यहां आ जाएगा y का कोफिशिएंट थ्री। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेके सॉल्व कर लो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। बस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये ध्यान रखना है आपको ये कैसे होता है। ठीक है, तो एक आपको अपोजिट वाले को तो y मानना है, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से आपको किसकी कंडीशन मिल जाती है, साइन टू एक्स की। तो अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने से आपको साइन टू एक्स की कंडीशन मिल जाती है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर रही होगी। चलो, अगर इतनी क्लियर है तो और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है सारे, तो इन्हें छोड़ना मतलब बेवकूफी होगी। अब एक क्वेश्चन ये आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। करना कैसे है, प्रॉपर्टी से, वही अपना काम भैया, बाई अप्लाइंग प्रॉपर्टी। क्या अप्लाई कर लिया जी, प्रॉपर्टी को। अब अगर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने का मतलब क्या, दोनों को जोड़ो और एक्स को घटा दो। तो जीरो और पाई बाई फोर को अगर हम ऐड करेंगे, तो जीरो और पाई बाई फोर को ऐड करने का मतलब क्या हुआ, पाई बाई फोर। उसमें से एक्स को घटाना है, तो एक्स को घटाना है तो वो हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स। तो जहां जहां पर भी आपको एक्स दिखाई दे रहा है, वहां वहां पर हो जाएगा पाई बाई फोर माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर माइनस। अब यहां आइडेंटिटी लगा दो टेन ए माइनस बी की। तो अगर यहां आइडेंटिटी, क्योंकि कोई और सॉल्यूशन मुझे दिखाई दे नहीं रहा था,
तो मैंने आइडेंटिटी लगा दी tan a माइनस बी की। तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये हो जाएगा जी, बिल्कुल समझ आता है, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब tan पाई बाई 4 तो 1 होता है, तो जहां जहां tan पाई बाई 4 बन रहा है वहां वहां क्या रख लिया, 1 रख लिया। तो जी ऐसा हो गया 1 प्लस 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x। अब हमने एलसीएम ले लिया जी। एलसीएम लेने के बाद क्या बचेगा, तो यहां बचेगा 0 से पाई बाई 4 तक लॉग। हाँ तो बताओ भाई, एलसीएम लेने के बाद क्या बच रहा है क्लाडियो? एलसीएम लेने के बाद यहां पे बचेगा 2 और यहां पे बचेगा 1 प्लस tan x। अब ये प्रॉपर्टी किसको नहीं पता कि लॉग के अंदर अगर दो वैल्यू डिवाइड में है तो वो किस में हो जाती हैं, माइनस में हो जाती हैं। तो log 2 माइनस log 1 प्लस tan x लिख सकता हूं मैं, ठीक है, माइनस में हो जाती हैं। चलो, अब ये तो वापस से क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया तो वापस से आई आई लिख सकता हूं, माइनस का इधर आके प्लस का आई हो जाएगा, तो ये हो गया 2i। हाँ भाई, आप में से कौन log 2 का इंटीग्रेशन बताएगा? अपने मन पे सीधा दिल पे हाथ रख के बताओ log 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है। मन ने अगर झूठी गवाही दी तो ने देख लेना भाई, ठीक है। तो log 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो अंदर 1 बचेगा, 1 का होगा x, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 और ये 0। तो ये बनेगा 2i इक्वल्स टू पाई बाई 4 log 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो i की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाई 8 पाई बाई 8 log 2। इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा पाई बाई 8 log 2। तो पाई बाई 8 log 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर रही होगी। मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, उसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई, आज की क्लास में इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में डाल के आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं और इनके सॉल्यूशंस ये आपको मिल जाएंगे। आप फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। जय सिया राम।